দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ আছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वेंट्री का सारा कंसेप्ट ही पूरा कर लिया था। और क्वेश्चंस जो हम लोग का नॉन हिस्टोरिकल मेथड वाला था फीफो लिफो वो तो कर लिया था। ठीक है, अब जो मेनली एग्जाम में आता है वो वाला हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 किया था और एक इलास्ट्रेशन 7 8, बस ये 3 किया था। ठीक है, तो देखते हैं जितना हो पाता है। कंप्लीट हो जाएगा शायद, लेकिन एमसीक्यू वगैरह बाकी रह जाएगा। ठीक है, देखते हैं जितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं। यही वाला पेज ओपन है तो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर इलास्ट्रेशन का जो भी क्वेश्चन बाकी है वो करेंगे। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। हमें 31 मार्च 2022 का वैल्यू ऑफ स्टॉक एसर्टेन करने के लिए बोला है। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1/4/21 7 लाख। तो जो भी डेटा बोला है एक एक करके हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि क्या निकालने के लिए बोला है। गुड मॉर्निंग राज। ठीक मैम। अच्छा देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1/4/21 7 लाख। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं वन। अब 1/4 इधर होगा, स्टार्टिंग में होगा, तो 1/4/21 में जो स्टॉक है वो है 7 लाख का। अगर 1/4/21 में हमारे पास 7 लाख का स्टॉक है तो हम लोग इसको ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, फिर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/4/21 से 31 मार्च 2022 34,60,000। तो ये जो पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एंड कब होगा? तो एक फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? आफ्टर 12 मंथ्स। तो ये 21 है 1 अप्रैल से, तो ये 22 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज, परचेज लिख लेते हैं। परचेज जो है, परचेज कितना हो जाएगा? सेकंड, हाँ, 34,60,000। 34,60,000। अच्छा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7 लाख। इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मेरा ट्रेडिंग का पार्ट क्यों होता है। देखो लास्ट क्लास भी जो क्वेश्चन किया था उसमें एक हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आया था, ये वाला इलास्ट्रेशन 8 में, तो उसका कंसेप्ट बताया था। उसी सेम कंसेप्ट के वजह से ही, सेम रीजन के वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने में काम आएगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7 लाख। अच्छा, सेल्स 52,20,000, सेम पीरियड का 52,20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स 52,20,000। At the time of valuing stock on 31 March 2001, a sum of 60,000 was written off a particular item which was originally purchased for 2 lakh and was sold for 1,60,000। मतलब लास्ट क्लास में जैसा हम लोगों ने एबनॉर्मल आइटम वाला किया था वैसा ही। तो बोल रहा है कि जब 31 मार्च 2021 को स्टॉक का वैल्यू हुआ, तो 31 मार्च 2021 मतलब कौन सा वाला डेट? यही वाला डेट। जो 1 अप्रैल 2021 है वही तो मेरा 31 मार्च 2021 है। तो इस दिन जब स्टॉक का वैल्यू किया गया तो वो 7 लाख आया। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा स्टॉक इंक्लूड है? बोल रहा है कि सम ऑफ 60,000 वाज रिटन ऑफ। उस दिन 60,000 से वैल्यू कम किया गया था एक स्टॉक का, विच वाज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर 2 लाख एंड वाज सोल्ड फॉर 1,60,000, बट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑन कॉस्ट। मतलब सेम इलास्ट्रेशन 8 जैसा है बोल सकते हो। तो इसके अंदर हमारा एक पीएसएल आइटम इंक्लूड है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास एक ओरिजिनल कॉस्ट जिस आइटम का 2 लाख था वो वाला आइटम था हमारे पास। ठीक है, जिसको हम लोगों ने कितने से वैल्यू कम किया? जिसका वैल्यू हम लोगों ने 60,000 से कम किया। अब क्यों किया होगा? क्योंकि वो बाकी आइटम जैसा, गुड आइटम जैसा एट पर नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट है, इस वजह से उसको, उसका वैल्यू कम करके उसको 1,40,000 में। मैम। गुड मॉर्निंग। तो उसके वैल्यू को 1,40,000 में जो है
लाया गया है, ठीक है। अब वो 1,40,000 के स्टॉक को इन्होंने 1,60,000 में बेच दिया है, ठीक है। ये वाला स्टॉक मेरा सेल हुआ है, कितने से सेल हुआ है? 1,60,000 से। तो इसका मतलब इस सेल में ये वाला इंक्लूडेड है, और इस ओपनिंग स्टॉक में 1,40,000 का आइटम इंक्लूड है, क्योंकि जब 7 लाख का टोटल हुआ तब उसमें ये आइटम भी इंक्लूड हुआ, पीएसएल, ठीक है। अब पीएसएल आइटम कितने का था? ओरिजिनली तो 2 लाख का था, तो ये उसका कॉस्ट हो गया, ठीक है। और उसका एनआरवी कितना रिकॉर्ड किया हम लोगों ने? ये तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यानी वो 7 लाख में कितने के तौर पे है? 1,40,000 के बेसिस पे है, ठीक है। तो ये देखो, लास्ट क्लास हम लोगों ने सेम जो इलास्ट्रेशन 8 किया था, सेम क्वेश्चन है, सेम। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सब सारा चीज सेम है, सिर्फ डेटा को अगर हम लोग छोड़ दे, डेटा अलग है, बाकी सारा चीज सेम है। उसमें भी ओपनिंग स्टॉक में ही पीएसएल आइटम था, यहाँ भी ओपनिंग स्टॉक में पीएसएल आइटम है। वहां भी परचेज मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स था, यहाँ भी परचेज मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स है, और हम लोग को बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक बताने के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये कोई नया क्वेश्चन हुआ ही नहीं, लास्ट क्लास का क्वेश्चन ही है, बस डेटा बदल दिया है, तो बोल सकते हो कि एक प्रैक्टिस होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसका इनका नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट है हम लोग का 25% ऑन कॉस्ट। ये कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि जो पीएसएल आइटम था वो 1,40,000 का सामान हम लोगों ने 1,60,000 में बेचा, उसमें तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो उसमें 25% ऑन कॉस्ट हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो हमारा देखो, 1,40,000 का सामान 1,60,000 में बिकने का मतलब 20,000 का प्रॉफिट। तो 1,40,000 का सामान अगर 20,000 प्रॉफिट में बिका है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर निकालोगे तो ये देखो, 20,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 इंटू 100 करने से जितना आएगा, तो ये कुछ कितना आएगा चेक करके देखना पड़ेगा, देखने से समझ जाओगे, बट 25% नहीं आएगा, वो डेटा देखने से पता चल रहा है, ठीक है। और होगा भी नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो बेच सकते हैं और जो एबनॉर्मल आइटम बेचेंगे, दोनों का प्रॉफिट का रेशियो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कभी हो जाए अलग बात है, लेकिन नॉर्मली तो नहीं होगा ना। तो तभी तो इतना सारा प्रॉब्लम। अगर हम सोच लेते कि भाई मेरा ये पीएसएल आइटम भी सेम रेट ऑफ प्रॉफिट में बिक जाता, तो मुझे इतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत था कि उसे राइट ऑफ करना है, ये करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे नॉर्मल एबनॉर्मल है तो वो वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, फॉर्मूला लगाना क्या है, मुझे क्या निकालना है वो सोच लो दिमाग में। मुझे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर कुछ है तो, ठीक है। तो ये करने से आ जाएगा टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, माइनस कर देंगे सीओजीएस, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना सारा गुड्स था जो हम लोगों ने बेचा है उसका कॉस्ट माइनस करने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है, ये तो हमारे टोटल गोडाउन में पड़ा हुआ सामान, उसमें से हम लोगों ने इतना बेच दिया, तो जो बचा हुआ है वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। यानी फॉर्मेट में मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखना चाहिए परचेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर सीओजीएस लेस करना चाहिए, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो फॉर्मेट भी देखोगे उस तरीके से ही बना हुआ है, लेकिन हमें हर एक चीज को रटने का মানে মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, বুঝে করলেই করতে পারবো আমরা। अच्छा, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि देखो अभी अभी हम लोगों ने खुद चेक किया कि मुझे कैसे लिखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इस तरीके से। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 7 लाख। क्या इसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम है? बिल्कुल है, पीएसएल आइटम है। वो कितने वैल्यू से इंक्लूडेड है? 1,40,000 से, क्योंकि उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 2 लाख, जिसको हम लोगों ने 60,000 से कम कर दिया था, तो फिर वैल्यू बना था 1,40,000। तब जब ये स्टॉक कैलकुलेट हुआ तो 7 लाख में एबनॉर्मल आइटम 1,40,000 से इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल यहाँ पर पहले लिखेंगे 7 लाख टोटल में, ठीक है। इसमें एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है, हाँ है, कितने से है? 1,40,000 से। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? माइनस करने से पता चलेगा, बोलो कितना हो रहा है? 7 लाख से 1 लाख माइनस करेंगे 6 लाख, और उससे 40,000 माइनस होगा, मतलब 5,60,000।
5,60,000, ठीक है। 5,60,000। अब इसमें ऐड करेंगे परचेज। सबसे पहले टोटल ऑफ परचेज देखेंगे। टोटल ऑफ परचेज हम लोग का 34,60,000। क्या इसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम था? नहीं, हम लोगों ने कुछ एबनॉर्मल आइटम परचेज नहीं किया था, इसीलिए परचेज किया गया सारा सामान जो है वो गुड आइटम है, सारे गुड्स गुड आइटम है, ठीक है। तो 34,60,000 टोटल। एबनॉर्मल तो कुछ है नहीं, तो नॉर्मल में ही पूरा चला जाएगा 34,60,000, क्योंकि नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल इक्वल टू टोटल। तो टोटल से हम लोग फाइंड आउट करें तो पहले टोटल कॉलम में लिख लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो था 7 लाख, ठीक है। ये देखो, ये बुक से भी दिख जाएगा, ये रहा 7 लाख। पेज बल मुझे नहीं पलटना पड़ेगा, ये हो गया 7 लाख टोटल। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कुछ एबनॉर्मल नहीं होता है, ठीक है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस तो नॉर्मल बात है, तो फिर ये हो गया। अब इसको टोटल करेंगे तो पता चलेगा कितना स्टॉक अवेलेबल था बेचने के लिए। टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, और इसको नाम दे देंगे ए, और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये वाला तो 1,40,000 होगा, दिख रहा है। और इधर वाला 7 लाख और 5 लाख, 12,60,000, 12 लाख और 34, 46 और 1,20,000, मतलब कितना हो रहा है? 47,20,000 हो रहा है। देख लो तो एक बार। हाँ। अच्छा, 47,20,000, और इधर का हो जाएगा कितना? 47 लाख और 1,40,000, मतलब 48,60,000। ये टोटल करने से भी आ जाएगा, ये दोनों को टोटल करोगे तो भी आ जाएगा। तो मैंने वो दोनों टोटल करके निकाल लिया 48,60,000, ठीक है। बस देख लो ठीक हुआ है कि नहीं, ठीक हुआ है ना? हाँ फोर्टी मैम, सिक्स ठीक हाँ, है। ठीक है चलो। अच्छा, अब इसके बाद निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो लिखते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तरीके का गुड्स बेचा है, एक पीएसएल आइटम और एक जो है गुड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, ठीक है, नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल सेल कितने का हुआ है, तो हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। देखो, 52,20,000 में अगर एबनॉर्मल सेल 1,60,000 का है तो नॉर्मल सेल कितना होगा, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड, ये वाला ऐसे हटाते, पहले टोटल लिख लेंगे, ठीक है। तो टोटल मेरा सेल है 52,20,000। एक बार देख ले यहाँ पर, हाँ 52,20,000, जिसमें एबनॉर्मल सेल है 1,60,000। ये तो क्वेश्चन ही मुझे बोला है, तो फिर नॉर्मल सेल कितना होगा? माइनस करो, पता चल जाएगा। 52,20,000 में अगर 1,60,000 मेरा एबनॉर्मल है तो फिर नॉर्मल कितना है? मैम 50,60,000। 50,60,000 मेरा नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा, क्योंकि सेल से प्रॉफिट लेस करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा सीओजीएस कितना है। तो प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट जो नॉर्मल आइटम पे है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है इनका? नॉर्मल प्रॉफिट इनका बता रखा है, हमें क्वेश्चन बता रखा है 25% ऑन कॉस्ट। बट मेरे पास तो सेल वैल्यू है, अभी जो 50,60,000 आया वो सेल वैल्यू। लास्ट क्लास में सिखाया था कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है तो किस तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल निकालोगे, ठीक है। लास्ट क्लास में दिखाया था, ये देखो सिखाया। आ, ये सेल ही दिया हुआ था, बट कहीं तो ম্যাম কস্ট सिखाया। হলে সেলসের উপরে এই যে একটা বেশি হবে। हाँ, ये देखो सिखाया था, ठीक है। तो सिंपल कैसे करना है? 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 25/100, मतलब 1/4 होता है। बोलो, 25 से 100 कैंसिल होकर 1/4, तो 1 मेरा क्या है? प्रॉफिट, और 4 मेरा क्या है? कॉस्ट। तो फिर प्रॉफिट, अगर देखो प्रॉफिट मेरा फिक्स्ड रहेगा तो प्रॉफिट ऑन सेल निकालना चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन जल्दी से कर सके, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट फिक्स्ड है, 1 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, लेकिन 4 रुपए के कॉस्ट के सामान पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाए तो उसका सेल वैल्यू कितना रखा होगा? माने ম্যাম 4 5। टक्कर है 5।
4 টাকায় কিনে 1 টাকা প্রফিট করে बिक्री করেছি, তাহলে 5 টাকাতে बिक्री করেছি, তাহলে 1/5 ऑन सेल हो जाएगा। अब ये सेल पे 1/5 है, अब ये रेशियो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, प्रॉफिट 1/5 लगाएंगे नॉर्मल वाले आइटम पे, क्योंकि ये नॉर्मल आइटम का प्रॉफिट है। तो नॉर्मल कितना है, 50 लाख 60, 50 लाख 60 पे 1/5 लगाओ, लगा के बोलो कितना आ रहा है। तो ये तो 10 आ रहा है, दिख रहा है। मैम 10,12,000। 10,12,000, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल इधर लिख देंगे 10,12,000, ठीक है। और जो और एक प्रॉफिट है जो कि एबनॉर्मल आइटम पे है, एबनॉर्मल आइटम पे, एबनॉर्मल आइटम पे प्रॉफिट कितना है, देखो एबनॉर्मल आइटम हम लोगों ने 1,60,000 में बेचा, जबकि उसे खरीदा कितने में था, 1,40,000 से, मतलब खरीदा था तो 2 लाख से, लेकिन उसका वैल्यू राइट ऑफ होके तो 1,40,000 हुआ था। ये देखो यहाँ हमें दिख रहा है कि 1,40,000 का चीज अगर 1,60,000 में बिका है तो 20,000 का प्रॉफिट है। ये जब हम लोग यहाँ एनालिसिस कर रहे थे तभी दिखा हमें, ठीक है। या फिर तुम लोग चाहो तो यहाँ से भी देख के कर सकते हो कि 1,40,000 था एबनॉर्मल आइटम जो 1,60,000 में बिका, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000, ठीक है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट का टोटल हो गया 20,000। अब यहाँ से ये सीओजीएस से अगर हम लोग लेस कर देंगे प्रॉफिट तो हमें पता चल जाएगा, सॉरी सेल से अगर लेस कर देंगे प्रॉफिट तो हमें पता चल जाएगा सीओजीएस। तो सीओजीएस निकालते हैं। 1,40,000 और ये हो जाएगा 10,12,000, मतलब 30, मैम 40 मेरे ख्याल लाख। से 40,48,000। এই দিকেরটা আমি এটা বলছি। এর দুটো অ্যাড করলেই হয়ে যাবে। मैम 41,88,000 আসছে। 41,88,000, ठीक है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, माइनस करना पड़ेगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करके देख लो कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो 47,20,000 माइनस 40,48,000, 6 लाख तो पता। मैम 6,72,000। 6,72,000, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एबनॉर्मल आइटम पूरा ही बिक गया था। एकदम लास्ट वाले क्लास में जो किया था सेम वैसा ही चीज है। तो 1,40,000 जीरो हो गया। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, अब मैम एबनॉर्मल आइटम जब कुछ है, 6,72,000। हाँ 6,72,000 आएगा। अगर माइनस करके भी देखोगे तो सेम चीज ही आ जाएगा। तो ये कुछ नया सीखा ही नहीं आज, अगर देखा जाए तो सेम क्वेश्चन ही रिपीट था। अच्छा, वैसे भी हम लोग सारा चीज कर चुके हैं, सीखने का और हम लोग का कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन अलग अलग होने से ही हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये थोड़ा सा अलग होगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं किया एटलीस्ट। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट 6 लाख। तो इनका पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिख रहा है 6 लाख का, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31st 22। अच्छा, तो इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी किया था, मतलब इनका बैलेंस शीट भी बना होगा तो वहां क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया 3,75,000, और जो पीएल बना उसमें प्रॉफिट दिख रहा है 6 लाख। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम स्क्रूटनी ऑफ द बुक। तो फिर बुक्स को फिर से चेक किया गया। स्क्रूटनी का मतलब होता है चेकिंग, ठीक है। फिर से चेक किया गया तो कुछ इंफॉर्मेशन दिखा, क्या दिखा, परचेस फॉर द ईयर एंडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन्होंने परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड, अच्छा परचेज में 15,000 इंक्लूड कर दिया है, लेकिन ये 15,000 किस चीज का था वही बता रहे। देखो, गुड मॉर्निंग अनिता। हाँ देखो, बोल रहा है कि परचेज जो था उसमें 15,000 इंक्लूड कर दिया है इन्होंने, जबकि वो किस चीज के वजह से पे हुआ था, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप, उनके दुकान के इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए 15,000 पे हुआ था। तो सबसे पहले ये बोलो कि इलेक्ट्रिक फिटिंग्स क्या होता है, मतलब एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, करेंट एसेट है, एक या फिर एक्सपेंस है, क्या है बोलो। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का मतलब पता है क्या क्या चीजों को इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बोल सकते हैं।
हाँ मैम, बिजनेस में यूज होने वाले जो मशीनरी है या फिर जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल चीज है उसका जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का मतलब कैसा आइटम होगा? जैसे कि मान लो एक मैम बल्ब लैप। लगा हुआ है, जैसे ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब जिस होल्डर में लगा हुआ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, ऐसा। तो इससे बताओ कि इलेक्ट्रिक फिटिंग्स क्या मैम এটা है? আমাদের फिक्स्ड एसेट्स हाँ, হবে। फिक्स्ड एसेट होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जैसे मैंने बोला, तो अब देखो वो होल्डर का लाइफ क्या है, मोर देन 1 ईयर है कि नहीं है, बोलो। जिसमें बल्ब लगा हुआ है, क्या वो रोज रोज कोई बदलता है? नहीं मैम। नहीं बदलता है ना, कभी खराब हो गया बदलता है, लेकिन चांसेस तो कम होता है ना कि हाँ कुछ साल तो चलता है और फिर उसके बाद जब खराब होता है तब उसे बदला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो है वो मतलब फिक्स्ड एसेट टाइप का है। तो अगर फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो क्या वो परचेज में इंक्लूड होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए था। बोलो, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं मैम। ना, हाँ उचित ना है, नहीं होना चाहिए था। तो इन्होंने कर दिया है, करने से क्या प्रॉब्लम हुआ? পারচেজ বেড়ে গেছে। मैम परचेज बेड़े अच्छे। हाँ, तो फिर प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि हम लोग परचेस का काम तो भूल के आ चुके हैं ना, मतलब हम लोग तो नेट प्रॉफिट तक प्रॉफिट पहुंच चुके कमे हैं। अच्छे। प्रॉफिट कम गया है गलती से, तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? 15,000 से, क्योंकि मैंने बिजनेस का एक्सपेंस दिखाया, जबकि ये एसेट खरीदा था। तो एसेट खरीदा था तो ये एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस में दिखाया है, तो प्रॉफिट मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट मेरा बढ़ गया है, मुझे सॉरी कम हो गया है, प्रॉफिट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे जो है प्रॉब्लम देखे, वो हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बताते हैं। देखो तुम लोग को इस क्वेश्चन में करने क्या बोला है, बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 22 एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। तो हमें एडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने बोला है, और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू करने बोला है। तो नेट प्रॉफिट तो चेंज होगा, वो तो दिख ही रहा है, पहला वाला एडजस्टमेंट से दिख रहा है कि भाई नेट प्रॉफिट चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गलत सलत जो है ट्रीटमेंट कर रखा है। क्लोजिंग स्टॉक भी क्यों चेंज होना चाहिए? ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट के साथ तो स्टॉक का मतलब जो है स्टॉक का कैलकुलेशन में इंपैक्ट आता है ना। देखो हम लोगों ने ये चीज सेकेंड वाले क्लास में मैंने तुम लोग को दिखाया था ना कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का क्या इम्पैक्ट है और सेल के साथ प्रॉफिट का क्या इम्पैक्ट है। ये देखो, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक कम ज्यादा कब हो सकता है? अगर हम लोगों ने अपना एसेट, करेंट एसेट वगैरह को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है, तो मेरा स्टॉक भी गलत आया होगा। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट अगर गलत है तो फिर मेरा स्टॉक में इंपैक्ट आएगा। ठीक है, सॉरी, स्टॉक अगर गलत है तो प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आएगा, और स्टॉक गलत है कि नहीं वो आगे की इंफॉर्मेशन देखने से पता चलेगा। तो इसीलिए बोला है कि एडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी बना के दो और क्लोजिंग स्टॉक को भी फिर से ठीक करके दिखाओ, ये बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, एक एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बनाना है इस क्वेश्चन में, और क्लोजिंग स्टॉक का एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसका रीजन भी बता देते हैं क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने लिखा है। क्योंकि जब तुम लोग रेक्टिफिकेशन एरर करोगे, जैसे कि हम तो करवाते ही रहते हैं, ठीक है, तो वो जैसे जैसे तुम लोग का जिसका जो कवर नहीं हुआ है वो पॉइंट आएगा, तो सभी का होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम पहले ही मैंने ये करवाया है। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है, टास्क है, तो हम करवाते रहते हैं। ठीक है, वो राउंड होते रहता है, ऐसा नहीं कि करवा दिया ऐसा सोच के तुम लोग को लगे कि मेरा कब होगा, लेकिन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, हम एक बात बोल रहे हैं, तो वहां क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो टॉपिक है तुम लोगों का, वहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करवाते वक्त सबसे पहले हमें ये तीन चीज ध्यान में रखना होता है कि हम लोग रेक्टिफिकेशन जो कर रहे हैं, तो हमें गलती पता चला है तभी कर रहे हैं, तो गलती कौन से स्टेज में पता चला है उसके ऊपर डिपेंड करके मेथड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या जर्नल लेजर बनने के बाद हमें पता चला है कि हमसे गलती हुआ है, या जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें पता चला है कि हमसे गलती हुआ है, या फिर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एज वेल एज फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हमें पता चला है कि गलती हुआ है? ठीक है, तो अगर जर्नल लेजर बनने के बाद ही गलती आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस गलती को स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख के ठीक किया जाता है। ठीक है, वो जब करोगे तब डिटेल्स में बता देंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चलता है तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करके हम लोग एरर को ठीक करते हैं। और अगर फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद पता चलता है तो दो हिस्से में ठीक किया जाता है, एक तो सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाता है, एंड दूसरा जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है, उसको पीएल एडजस्टमेंट से जो है
रिप्लेस किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो वो रूल्स फॉलो करके भी तुम लोग कर सकते हो, या सिंपल प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या रहा है वो देख के भी कर सकते हो। तो हम दिखा देते हैं कैसे करके करोगे। तो ये कौन सा वाला स्टेज में डिटेक्ट हुआ है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब बनने के बाद, तभी तो नेट प्रॉफिट हमें पता है, नहीं तो नेट प्रॉफिट कहाँ से पता होगा बोलो। यहाँ बोला है ना कि नेट प्रॉफिट, तो फाइनल अकाउंट्स बन गया है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट है 6 लाख, तो यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी करेंगे या बाई नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को भी ठीक करेंगे, तो नीचे एक स्ट्रक्चर बना लिया, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022, जो कि 3,75,000 है, वो लिख लेते हैं। हाँ, एक एक करके रेक्टिफाई करेंगे। जैसे परचेज, गलत परचेज में फिक्स्ड एसेट का खर्चा दिखाने के वजह से हमारा प्रॉफिट जो है कम हो गया, तो हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो बोलो 15,000 किधर लिखने से प्रॉफिट बढ़ेगा? हम थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देते हैं। बोलो 15,000 किधर लिखने से प्रॉफिट बढ़ेगा? मैम क्रेडिट साइड इधर ही लिखेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे, तो यहाँ 15,000 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, बाई है, बाई साइड है तो बाई, क्रेडिट साइड है, परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है। अब इसको अगर जर्नल एंट्री करके करना चाहते हो वो भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ एक वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले बोलो कि अगर फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ है तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए था? मैम फिक्स्ड एसेट पे बैंक टैक्स, का इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। इन्होंने गलती क्या किया है बोलो, रॉन्ग क्या हुआ है? हम मैम परचेस लेके दिए परचेस थे। पे टैक्स, से होता है। तो इन्होंने कर दिया है परचेज टू कैश 15,000, ठीक है। अब करना है मुझे रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? मैम इलेक्ट्रिसिटी टू परचेस, हाँ, कैश सही है तो कैश को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स नहीं लिखा था तो वो अब लिख देंगे। 2 हो जाएगा परचेस, परचेस को हटा देंगे, ठीक है। तो 15,000, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? मैम परचेस अकाउंट, परचेस। तो फिर इसका सही एंट्री ओवरऑल जाके ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स E/F लिख दिया, जगह नहीं है, डेबिट 15 के लिख दिया, 1000 का मतलब 2 क्या हो जाएगा? PL प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। तो PL एडजस्टमेंट में क्या लिखोगे? बाई इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, तो वो भी लिख सकते हो, या फिर ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, बाई परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, ये भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। दोनों चीज सही है, ठीक है। अगर फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ना भी लिखते हो कोई बात नहीं, ऐसे लिखने से भी चलेगा, ऐसे लिखने से भी चलेगा। दोनों केसेस में अगर तुम लोग डायरेक्टली वहां लिखोगे समझ के तो भी सेम आंसर आएगा, अगर ये वर्किंग नोट बना के करोगे तो भी हो जाएगा। हम दोनों तरीके से ही दिखा देते हैं। फिर सेकंड बोला है, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहले नॉर्मल बोलो कि क्या होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने कुछ परचेस किया था फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट उसका एंट्री नहीं किया। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आता है ये बोलना पड़ेगा, बोलो। प्रॉफिट कम हो जाए, परचेस से प्रॉफिट परचेस कम कम हो होगा, जाए। क्योंकि स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि जो स्टॉक परचेस कर रहे हो उसी से ना फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो फिर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट को अगर मुझे कम करना है तो किधर लिखना चाहिए? बोलो, प्रॉफिट को कम करना है क्रेडिट किधर? क्रेडिट क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू, क्या लिखेंगे साइड इसको? करते, एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। प्लीज। हाँ, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट।
के लिए ही किया जाता है प्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसका एंट्री करके भी समझा देते हैं। बोलो, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री क्या होता है? हम एडवर्टाइजमेंट है एग्जांपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, ठीक है, क्योंकि स्टॉक कम होता है इस वजह से 40,000। अच्छा, गलती क्या हुआ है, इन्होंने इसका कोई एंट्री नहीं किया, यानी ओमिशन। तो गलती से भी कुछ नहीं लिखा इन्होंने, तो सही कैसे करोगे? सही एंट्री को लिख दोगे, लिखा नहीं था तो क्या एंट्री हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट टू परचेस और टू एडवर्टाइजमेंट परचेज। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और पीएल एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा बोलो तो? मैम परचेस दोनों ही होगा, दोनों जगह पे जो होगा, क्योंकि दोनों ही नॉमिनल है। तो फिर इसका मतलब पीएल एडजस्टमेंट में एक बार होगा टू पीएल एडजस्टमेंट, एक बार होगा बाई पीएल एडजस्टमेंट, यानी 40,000 दो जगह पे लिखना पड़ेगा। यहां पर भी लिखेंगे, देखो क्यों होगा। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करने से दो जगह पे इंपैक्ट आता है, सोच के देखो। एक, परचेज से स्टॉक को लेस करके दिखाते हो, बोलो हाँ कि ना। है मैम। और एक कहाँ दिखाते हो? पीएल में नहीं दिखाते हो, हमारे टू पीएल एडवर्टाइज। डेट हाँ, तो ये पीएल का साइड हो गया, ठीक है, क्योंकि पीएल में डेबिट साइड लिखते हो। और ट्रेडिंग में परचेज से लेस करते हो, तो परचेज से लेस करने की जगह अगर ट्रेडिंग में ऐसे बोलते हम, जैसे मान लो ये क्रेडिट ही ट्रेडिंग। लिखेंगे। हाँ, तो ये देखो, ट्रेडिंग में परचेज से लेस करते हो, तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास तो यहाँ कोई परचेज का डेटा है नहीं कि हम उसके नीचे लेस करके लिख दे, तो लेस का इंपैक्ट दिखाने के लिए मुझे किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। हाँ, क्रेडिट तो साइड है। बाई साइड में लिखेंगे, तो बाई क्या लिखेंगे? परचेज। फ्री सैंपल, तो ये हो गया 40,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। Invoices for goods amounting 250,000 had been entered on 27th March 2022, but the goods were not included in the stock। तो बोल रहा है कि इनवॉइस रेज हुआ है, ठीक है, 2.5 लाख के सामान का, लेकिन बोल रहा है कि अच्छा, हैज बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च 2022 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। तो बोल रहा है कि 2,50,000 का हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, 2,50,000 का, लेकिन उसको हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिखा है, वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए था। वो स्टॉक हमारे पास 27 मार्च को था, उसके बाद बिका नहीं, कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब 31 मार्च को भी होगा, बट हम लोगों ने वो इंक्लूड नहीं किया। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन में हम लोगों ने उसे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो फिर मेरा पहले एंट्री बोलते हैं, पहले एंट्री बोलो तब समझ में आएगा। पहले एंट्री क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक का? क्लोजिंग से बाहर दे दो, क्लोजिंग से अकाउंट डेबिट हाँ, और ये कहाँ दिखाते हैं हम लोग? और बैलेंस शीट क्लोजिंग। ट्रेडिंग में दिखाएंगे 2,50,000। तो हम लोगों ने एंट्री किया नहीं, तो अब कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अच्छा, अब इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग नॉमिनल अकाउंट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताओ, तुम लोग कॉपी में देख के, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है तो मेरा प्रॉफिट कैसे दिख रहा होगा? मैंने वो जो एरो लगा के दिखाया था ना, इनवर्स रिलेशन, ये रिलेशन, तो वो वाला बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट मेरा कैसा दिख रहा होगा? हम भी ढूंढ रहे हैं जहां लिखा है कम, तो प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा? बनाते हैं। बढ़ाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कम था तो प्रॉफिट भी कम दिख रहा था, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, तो बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो एंट्री के हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जब क्लोजिंग स्टॉक तो पीएल एडजस्टमेंट है, तो पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे? बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई साइड लिखने से ही तो बढ़ेगा, बोलो हाँ कि ना।
हाँ मैम। ठीक है। अब स्टॉक बढ़ेगा तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा कि नहीं होगा, बोलो। स्टॉक को तो बढ़ाना पड़ेगा, तो जो स्टॉक कैलकुलेट हुआ था उसमें गलत क्या है कि हम लोगों ने 2,50,000 इंक्लूड नहीं किया, तो 2,50,000 को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी दिखना चाहिए, स्टॉक रिलेटेड है इसीलिए। ये समझ में आ गया? हाँ मैम। स्टॉक पहले कंसिडर नहीं हुआ था, अभी कंसिडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2022। अच्छा, मार्च 22 में हम लोगों ने गुड्स बेच दिया 2 लाख का, और उसे सेल बोल के भी मान लिया है, बट वो एक्चुअली अप्रैल का सेल है, ठीक है। तो वो एक्चुअली अप्रैल का सेल है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, लेकिन सेल तो मैंने 2 लाख में किया है, वो अप्रैल का सेल है, इसका मतलब क्या है, वेयर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल, तो वो अप्रैल में वो सेल को ले जाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन है 2 लाख का सेल जो है मार्च में ही हुआ है, तो मेरा फाइनल अकाउंट्स का रूल्स क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर का जो भी है मुझे दिखाना पड़ेगा। इन्होंने किसी वजह से इस सेल को अप्रैल में दिखाने का सोचा है, लेकिन सेल तो मार्च में ही हुआ है, तो मुझे सेल रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो मैंने सेल रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मेरे प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया होगा? मेरे अच्छे कम है, प्रॉफिट कम है ना, सेल रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे तो बाई साइड में लिखेंगे, बाई सेल्स नॉट रिकॉर्डेड 2 लाख। अब इसका अगर एंट्री करके करोगे तो क्या होगा, बोलो। सेल का एंट्री क्या होता है? मैम सेल्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश टू सेल, ठीक है। अच्छा, ये कैश सेल करे कि क्रेडिट सेल करे, वैसे इसमें एंट्री में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर जो लैंग्वेज है उससे क्या लग रहा है, कैश सेल करे कि क्रेडिट सेल करे? क्रेडिट सेल। क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कैश पेड तो बोला नहीं, वैसे इसमें इंपैक्ट कुछ नहीं आएगा, बट इसको डेटर कर दो, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसका एंट्री नहीं किया है, तो एंट्री कर देंगे डेटर टू सेल्स। तो बोलो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा होगा? सेल्स। सेल्स अकाउंट। तो सेल्स मतलब पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिख सकते हो, बाई डेटर, तो मैंने उसकी जगह लिखा है बाई सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, एक ही बात है, कुछ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, और एक पॉइंट ही बाकी है लास्ट। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल रिटर्न बेसिस मैंने समझाया, ठीक है, कि कस्टमर को टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिन बाद बता दो कि आपको स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है, तो 75,000 का स्टॉक था जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे मार्च में भेजा गया था, जिसपे मार्जिन कमाया जाएगा 33 1/3% ऑन कॉस्ट। तो 75,000 का चीज कितने में बेचा गया था, पहले मुझे ये बताओ, पहले इतने से लाइन का सोल्यूशन करो कि इतना कॉस्ट था जो सामान अप्रूवल बेसिस पे भेजा गया, जिसपे मार्जिन कमाया गया 33 1/3% ऑन कॉस्ट, तो फिर कितना सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, ये नॉर्मल बात है। कॉस्ट पता है क्वेश्चन में, चलो ये भी बता दे 75,000, तुम लोग को सिर्फ प्रॉफिट निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। मैम 25,000। 25,000 प्रॉफिट। हाँ। 25,000, तो फिर सेल कितना हो जाएगा, टोटल 1 लाख, ठीक है। अब प्रॉफिट 25,000 कैसे निकाला होगे, क्योंकि देखो कॉस्ट पे बोला है 33 1/3%, तो लास्ट क्लास में ही सिखाया था 33 1/3% मतलब होता है 100/3%, और 100/3% मतलब 1/3 होता है, कैसे होता है पूरा करके दिखाया था। तो 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 75,000 पे 1/3 लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 25,000। तो फिर इसका मतलब 25,000 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब सेल वैल्यू था कस्टमर के लिए, कस्टमर को तो हम लोगों ने 1 लाख बोल के ही बेचा है ना, 75,000 उसका कॉस्ट है, वो तो हमें पता है। दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 22, मतलब इनका फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद अप्रूवल आएगा 22 में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, बीच में अगर फाइनल अकाउंट्स का डेट आ गया है तो मुझे उसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं दीज वेर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च 2022, इसको मार्च का सेल इन्होंने माना था, बाकी क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट नहीं किया, तो फिर देखो क्या होगा। सबसे पहले यहां पर एंट्री में करेंगे डेटर टू सेल्स 1 लाख,
1 लाख कैसे आया? 75,000 कॉस्ट प्लस 75,000 इंटू 1/3 करने से सेल वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, सही कैसे करें हम लोग? तो हम लोगों ने ये सेल कर दिया था, ये करेक्ट है। हाँ, फिर रिवर्स एंट्री डालना पड़ेगा। तो हमें जब रेक्टिफाई करना है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? सेल्स टू डेटर करेंगे। ठीक है, रिवर्स एंट्री डाल देंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग, ये कितने से दिखाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक कैसे 75 दिखा? हाँ 75, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 75,000 में दिखाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स टू डेटर। तो सेल्स तो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर 1 लाख 1 लाख, और ये वाला क्लोजिंग स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये 75 और 75 से रिकॉर्ड होगा 75,000। अब इसका लॉजिक भी समझ लो, ये तो एंट्री से दिख ही रहा है कि मेरा पीएल एडजस्टमेंट में टू डेटर होगा, और इधर जो है हम लोग उसको बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के दिखा देंगे। अब देखो इसका लॉजिक अगर देखोगे तो हम अपना क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से क्या होगा? क्योंकि हम अगर 75,000 का प्रॉफिट क्लोजिंग बढ़ प्रॉफिट बढ़ गया। बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो किधर लिखना पड़ेगा? बाई साइड की टू साइड? बाई साइड, बाय साइड। गई। बाई क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर 75,000। ठीक है, और उधर सेल्स कैंसिल कर रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा? 1 हम लाख का कम सेल कम होगा तो इधर लिखना पड़ेगा। रिटर्न बेसिस वाला सेल है 1 लाख। बस सभी एडजस्टमेंट हो गए। हम लोगों ने दोनों तरीके से कर लिया, एक तो समझ के नॉर्मल वो किधर जाएगा, मतलब इधर जाने से बढ़ेगा, इधर जाने से घटेगा, और एंट्री भी मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि बात क्लोजिंग स्टॉक का है तो यहाँ पर भी जो है इम्पैक्ट आएगा। बोलो, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रहे हैं तो ये वाला क्या होगा? इसमें ऐड होगा, कितना ऐड होगा बोलो? 75 हाँ 75। बस टोटल करो इधर और इधर, टोटल करके देखो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है कि कितना आ रहा है, वो बताओ। ये तो 7 लाख आ गया, ये मैंने निकाल लिया। इधर का निकाले हो? मैम मुझे तो लग रहा है इधर ही बेची। हाँ, কত আসছে তাহলে? हम 10,40,000। 10,40,000। আচ্ছা, তাহলে টোটাল কত হচ্ছে? এদিকে হলো 40, 10,80,000, 11,80,000। हाँ मैम। 11,80,000 आ रहा है इसका मतलब दोनों साइड। बोलो, समझ में आया? ठीक है, तो 4th नंबर वाला देखो, कोई डाउट है किसी को भी तो बता सकते हो, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, देखो बोल रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। फिर से ध्यान दो, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक बोला है, मतलब हमें फिजिकली स्टॉक का काउंटिंग देखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 किया था कि फिजिकली स्टॉक प्रेजेंट है कि नहीं, वो मुझे ध्यान रखना है। मेरा इनवॉइस रेज हुआ कि नहीं, मेरा जो है मैंने सेल रिकॉर्ड कर दिया बट मेरे पास फिजिकली स्टॉक कस्टमर का पड़ा हुआ है, उसने बाद में डिमांड किया है तो मेरे पास फिजिकली स्टॉक अवेलेबल है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जब मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन का बात किया जाता है।
तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2022। तो 23 जून को इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था, मतलब गोडाउन में एंटर करके काउंटिंग करके इन्होंने देखा कि इनका कितना स्टॉक है। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 48 लाख। तो इन्होंने देखा स्टॉक का वैल्यू है 48 लाख। चलो इतना बात तो लिख लेते हैं। June 2022 स्टॉक का वैल्यू इन्होंने काउंट किया 48 लाख। इसका मतलब क्या है पता है? फिजिकल वेरिफिकेशन में 48 लाख मतलब गोडाउन में उनको बस इतना ही सामान दिखा है। अगर कुछ इसमें चोरी हो गया ये सब ये लोग इस काउंटिंग में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिजिकली काउंट करके देखा 48 लाख रुपीस का सामान है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून एंड 30 जून। अच्छा, 23 जून से लेकर 30 जून तक का इसका मतलब हमें डेटा दिया होगा। इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमें बताया गया है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्या बताया गया। इसको ना थोड़ा आगे करते हैं, एक लाइन इसमें और आगे जाएगा। 23 जून को थोड़ा सा आगे कर लेते, इधर कुछ लिखना होगा तो लिख सकते, एकदम साइड में करने से नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, बोल रहा है आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर्थ 2,40,000 वेयर अनसोल्ड। तो बोल रहा है कंसाइनमेंट बेसिस पे कुछ गुड्स भेजा गया था जिसमें से 2,40,000 अनसोल्ड है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर 2,40,000 अनसोल्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैंने ऐसे छोटा छोटा करके लिख दिया, या फिर लिख देते, चलो कोई बात नहीं। गुड्स कंसाइनमेंट बेसिस पे जो गुड्स बेचा गया था, भेजा गया था, उसमें 2,40,000 अनसोल्ड है। वो किसके पास पड़ा हुआ होगा बोल सकते हो? ये जो 2,40,000 अनसोल्ड है ये किसके पास पड़ा हुआ होगा? कंसाइनी के पास, एजेंट के पास, ठीक है। परचेज ऑफ 4 लाख वेयर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। ठीक है, तो इन्होंने 4 लाख का गुड्स परचेज किया था इस पीरियड में। सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, परचेज किया था 4 लाख, मतलब ऑर्डर दिया था 4 लाख के सामान का, जिसमें से 1,60,000 5 जुलाई को इन्हें मिला, ठीक है। तो 1,60,000 जो है वो गुड्स इन ट्रांजिट बोल सकते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट। क्योंकि वो हमें मिला कब? क्योंकि ये गुड्स हमें मिला यहाँ पर, हम इसको 5 जुलाई दे देते हैं, 5 जुलाई 2020 को डिलीवर्ड हुआ। तो इसका मतलब फिजिकली 1,60,000 हमारे पास इस पीरियड में तो नहीं था, इस पीरियड में नहीं था, इस पीरियड में फिजिकली अवेलेबल होगा। तो फिर फिजिकली अवेलेबल कितना था? 4 लाख में 1,60,000 बाद में मिला तो बाकी मिल गया होगा। तो बाकी कितना हो रहा है? 240 ना की 2,40,000। अच्छा, फिर बोल रहा है सेल्स वेयर 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। हाफ ऑफ दिस गुड्स वेयर रिटर्न बिफोर 30 जून 2022। तो यहाँ लिखते हैं थर्ड पॉइंट में सेल्स कितना है? 13,60,000। अब इसमें से बोल रहा है सेल्स 13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स और 3,20,000 सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इसमें से अप्रूवल बेसिस का सेल है 3,20,000, ठीक है। तो बाकी नॉर्मल सेल होगा, ठीक है। 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल, हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30 जून। तो इसमें से हाफ रिटर्न हो गया है, तो हाफ अप्रूव्ड हो गया होगा। तो पहले बोलो, अगर अप्रूवल बेसिस पे इतना है तो नॉर्मल सेल कितना है? बोलो, 3,20,000 माइनस करके बोलो नॉर्मल सेल कितना है? 10 लाख। ये मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ मैम। हम्म। और ये 3,20,000 का हाफ, हाफ मतलब कितना होगा? 1,60,000। 1,60,000 रिटर्न हो गया है और बाकी कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब बाकी मान सकते हैं कि कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, लाइंग विथ कस्टमर।
इतना सारा पॉइंट बोल रखा है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, ये रिटर्न हुआ है, लेकिन कब हुआ है? रिटर्न बिफोर 30th जून, मतलब इस डेट के पहले रिटर्न हुआ है, बट कब हुआ है ये नहीं बोला है, ठीक है। अच्छा, और आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि डिटरमाइन, अच्छा, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, तो जो सेल वैल्यू है वो कितना है इनका? कॉस्ट प्लस 25%। और however goods costing 2,40,000 had been sold for 1,20,000, तो 2,40,000 का कौन सा है पता है? ये वाला, ये जो बाकी बचा हुआ है इसमें, तो ये 10,40,000 का जो सामान पड़ा हुआ है उसमें, एक मिनट देख लेते हैं। बोल रहा है कि however गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000, अच्छा, ये जो 2,40,000 परचेज हुआ था ना, जो इन ट्रांजिट में था, और ये जो 2,40,000 का परचेज हुआ था, ये वाला सोल्ड आउट हुआ है, सोल्ड फॉर 1,20,000, मतलब लॉस में बेचा गया है। सेल फॉर 1,20,000, एक सेल हुआ है 1,20,000, कॉस्टिंग 2,40,000, तो इसका मतलब एबनॉर्मल सेल है कि हम लोग 2,40,000 का चीज अगर 1,20,000 में बेच रहे हैं तो कॉस्ट से भी कम में बेचा है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करने क्या बोला है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th जून 2022, तो इस डेट पे मेरा स्टॉक का वैल्यू मुझे पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे इस डेट पे स्टॉक का वैल्यू निकालना है, तो मुझे इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? तो हम इसको इस पीरियड में ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग मान सकते हैं, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा, ठीक है। जिसमें से ओपनिंग स्टॉक मतलब ये डेट को मानना है, परचेज तो दिया हुआ ही है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, सीओजीएस निकालेंगे, सेल माइनस प्रॉफिट करके, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट हाँ, इसको हम लोग ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, स्टॉक एज ऑन 23rd जून इस तरीके से लिखेंगे। अब क्योंकि इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम है तो हम लोग इसे अलग कर लेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम है ना, क्योंकि देखो हमारा जो है सेल और परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू में डिफरेंस देखो ना, परचेज किया गया चीज को कम में सेल किया गया है, तो एबनॉर्मल आइटम था तभी तो कम में सेल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। तो ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल आइटम हमारे पास कहाँ से आया? परचेज में ही आया है, देखो परचेज में ही आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ओपनिंग स्टॉक में कोई एबनॉर्मल आइटम है ऐसा लेकिन हमें नहीं बोला है, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम हमें कब पता चला? जब हमें बोला गया कि कॉस्ट से कम में बेचा गया है, ठीक है। तो देखो इसमें दो चीज कर सकते हो, अब वो एबनॉर्मल आइटम थ्रू ओपनिंग स्टॉक हमारे साथ आ गया ये भी मान सकते हो, या फिर परचेज, क्योंकि बोला ही है कि 2,40,000 का सामान हम लोगों ने 1,20,000 में बेचा है, तो ये 2,40,000 वाला सामान कौन सा है? क्या इसमें से कोई 2,40,000 वाला है या फिर इसका बात बोल रहा है? उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक में पीएसएल आइटम इंक्लूडेड है मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी ठीक है, और अगर परचेज में है ये मान के करोगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हम नॉर्मल लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक एज इट इज लिख देंगे, हम लोग ये नहीं मान रहे कि ओपनिंग स्टॉक में कुछ एबनॉर्मल चीज छुपा हुआ है। तो ये हो गया मेरा ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर नॉर्मल है 48 लाख। फिर परचेज ऐड करेंगे, परचेज मुझे फिजिकल स्टॉक टेकिंग करना है, तो परचेज में मुझे लेना पड़ेगा रिसीव्ड, ठीक है। मुझे जितना रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड कितना हुआ है? रिसीव्ड हुआ है मुझे 2,40,000, 2,40,000 का सामान रिसीव्ड हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,40,000। और ये 2,40,000 मेरा एबनॉर्मल है, क्योंकि 2,40,000 का चीज ही मैंने 1,20,000 में बेचा है, तो इसका मतलब देखो अब मेरे पास एबनॉर्मल आइटम कैसे आया होगा? या तो प्रीवियस ईयर से वो आया होगा, ठीक है, या फिर करेंटली हम लोगों ने परचेस किया होगा। क्योंकि मैंने 48 लाख में उसे इंक्लूड नहीं किया है तो मुझे परचेस में करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2,40,000 का पूरा हम लोग एबनॉर्मल मानेंगे। या फिर तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि 48 लाख में वो एबनॉर्मल आइटम था, तो एबनॉर्मल कॉलम में ऊपर 2,40,000 लिख के यहाँ चेंज कर सकते हो, यहाँ एज इट इज रख सकते हो, मतलब दो ऑप्शन है। क्योंकि मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं, जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस पे हमें बोला गया था कि ओपनिंग स्टॉक को जब वैल्यू किया तब हमें एबनॉर्मल आइटम के डिटेल्स दिए हुए थे कि ऐसा ऐसा
था, बट यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है। फिर भी लैंग्वेज पढ़ के तो लग रहा है परचेज वाले में ही इंक्लूडेड है, तो हम लोग वो मानेंगे। बाकी अगर तुम लोग, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो तुम लोग इसमें एबनॉर्मल 2,40,000 लिख सकते हो, और इसका फिर ये 2,40,000 माइनस करके जितना आएगा वो लिख देना, फिर ये यहाँ पर खाली रहेगा, ठीक है। ये पूरा नॉर्मल में चला जाएगा। तो किसी एक तरीके से हमें करना है, दोनों ही ठीक है। ट्रीटमेंट अगर उसमें करोगे तो भी चलेगा। तो परचेज जो है, एबनॉर्मल आइटम परचेज हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि गुड्स इन ट्रांजिट जो है, ठीक है, वो हमें कब डिलीवर्ड हुआ है? 5 जुलाई 2022 में डिलीवर्ड हुआ है। अच्छा, अब देखो, ये जो हमें बोला है फिजिकल वेरिफिकेशन करके ये पता चला है, लेकिन हमें जो स्टॉक वैल्यू करने बोला है वो नहीं बोला है कि फिजिकली वेरीफाइड करो। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था पता है? ये वाले क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें फिजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन करके आंसर निकालना है, लेकिन यहाँ पर जब स्टॉक टेकिंग बोला था कि इन्होंने इतना स्टॉक टेकिंग किया है, तब ये नहीं बोला था कि फिजिकली वेरिफिकेशन करके किया है, बट हमें आंसर फिजिकल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग निकालने बोला था। अब यहाँ पर क्या है, फिजिकली वेरीफाइड करके इनको इतना मिला है, लेकिन हमें सिर्फ स्टॉक कैलकुलेशन करने बोला है, मतलब हमें फिजिकली वेरिफिकेशन के ऊपर स्टॉक कैलकुलेशन करने नहीं बोला है। इन्होंने फिजिकली वेरिफिकेशन किया है 48 लाख का, अच्छा बात है, ठीक है। फिर इसमें उन्होंने ये सब प्रॉब्लम देखा और हमें बोला स्टॉक का कैलकुलेट करके दो, बट हमें फिजिकली स्टॉक वैल्यूएशन करके दो ये नहीं बोला है। तो हम लोग नॉर्मल जैसे स्टॉक कैलकुलेशन होता है वैसे करेंगे। तो अगर हम लोगों ने परचेस किया है तो फिर हम लोग स्टॉक दिखाएंगे, चाहे वो स्टॉक हमारे पास फिजिकली अवेलेबल हो या ना हो, ठीक है। तो परचेस का दो पार्ट, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का मैंने 2,40,000 दिखा दिया जो कि रिसिप्ट है, और बाकी जो है वो गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है, जीआईटी में है, वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल कितना है? 1,60,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल में भी 1,60,000, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास और एक स्टॉक भी होगा। देखो, कंसाइनमेंट स्टॉक, जो कि अनसोल्ड कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। तो जब तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, कभी फाइनल अकाउंट्स किए हो, तो वहां पर कंसाइनी के पास पड़ा हुआ स्टॉक भी तो मुझे अपने क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा स्टॉक और कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000, तो यहाँ पर दिखाएंगे टोटल, और ये नॉर्मल है 2,40,000, ठीक है। तो टोटल स्टॉक अवेलेबल कितना होगा? तो 48 लाख, और ये कितना हो जाएगा? 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 48 लाख, मतलब 52 लाख। 2,40,000, 52 और 2 लाख, मतलब 54,40,000। ये हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सीओजीएस। तो निकालेंगे। सीओजीएस कैसे निकाला जाता है? सेल से प्रॉफिट वगैरह लेस करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स हम लोग का कितना है? तो सेल्स है हम लोग का, देखो मुझे नेट सेल निकाल लेना चाहिए, तो सेल्स हम लोग का है 13,60,000। तो पहले ये लिखते हैं 13,60,000, ठीक है। अब इसमें से हम लोग का, देखो, इसमें से हम लोग का रिटर्न हो चुका है कितना? 1,60,000 का। तो फिर 1,60,000 मुझे लेस कर देना चाहिए। मुझे तो नेट सेल दिखाना पड़ेगा ना। और नॉट अप्रूव्ड भी है, जिसका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, वो सेल कैंसिल हो जाता है, तो वो भी लेस कर देंगे। फाइनल अकाउंट्स मतलब हमें स्टॉक टेकिंग करना है, और मेरा अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का सेल अप्रूव नहीं हुआ है तो सेल कैंसिल होता है। अभी अभी हम लोगों ने किया, तो नेट सेल कितना आ जाएगा? इस पे प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। तो 2 लाख कितना हो जाएगा? 2 लाख, और ये हो गया 3,20,000। 3,20,000 लेस करने से 10,40,000 हो जाता है। 10,40,000, ये हो गया मेरा नेट सेल। अब इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लिखना पड़ेगा, ठीक है। 10,40,000, अच्छा इसमें नॉर्मल है, ये मेरा 10,40,000 आ गया, तो टोटल लिखेंगे 10,40,000।
अब इसमें से एबनॉर्मल आइटम वाला सेल कितना बिका है 1,20,000, ठीक है। ये नॉर्मल पे मत जाओ, ये नॉर्मल का मतलब है कि अप्रूवल बेसिस का सेल नहीं है, उसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल सेल, ठीक है। इसका नाम चाहो तो बदल दो, ये लिख देते हैं नॉट अप्रूवल बेसिस सेल, ऐसे लिख देते हैं नॉट अप्रूवल सेल, मतलब अप्रूवल बेसिस वाला सेल नहीं है, ठीक है। हमें जो एबनॉर्मल आइटम है वो 1,20,000 में बिका ऐसा बोला है, तो 10,40,000 में 1,20,000 का सेल जो है वो मेरा एबनॉर्मल सेल है, तो बाकी मेरा नॉर्मल सेल होगा। तो 10,40,000 से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 1,20,000 तो मेरा कितना निकल के आता है 9,20,000, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट नॉर्मल सेल पे कितना होगा, नॉर्मल सेल पे प्रॉफिट कितना कमाते हैं, कॉस्ट प्लस 25%, तो इसका मतलब सेल कॉस्ट पे 25%, तो सेल पे कितना हो जाएगा, तो सेल पे हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो सेल पे 1/5 हो जाएगा, तो नॉर्मल सेल पे 1/5 हो जाएगा। नॉर्मल सेल ये वाला है 9,20,000, इस पे 1/5 करेंगे, तो 9,20,000 पे 1/5 करते हैं 1,84,000 आ जाएगा। और 1,20,000 में बिका है 1,40,000 का 2,40,000 का सामान, तो इसमें तो लॉस है कितना, इसमें लॉस है हम लोग का। तो लॉस क्या होता है, ऐड करने से कॉस्ट पता चलता है, सेल से लॉस ऐड करने से कॉस्ट पता चलता है, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस ऐड होगा, ठीक है। लॉस हो जाएगा मेरा 1,20,000, क्योंकि 2,40,000 का चीज 1,20,000 में बिका, तो फिर लॉस कितना 1,20,000 एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। और ये ऐड होता है तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो अब COGS निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2,40,000 का सामान 1,20,000 में बिका, तो 1,20,000 का लॉस, ठीक है। और इधर हो जाएगा 9,20,000 माइनस 1,84,000, 7,36,000, और ये हो जाएगा प्लस 2,40,000, 9,76,000। तो क्लोजिंग स्टॉक A माइनस B, तो 52 लाख माइनस 7,36,000, 44,64,000। और ये तो 2,40,000 का 2,40,000 का पूरा ही बिक गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 44,64,000 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट था, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम लोग को बोला था कि हमारे पास 48 लाख का स्टॉक है स्टार्टिंग में, फिर बोला हमारे पास 2,40,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि अनसोल्ड है, कंसाइनी कंसाइनी को हम लोगों ने भेजा था, बट वो अनसोल्ड हालत में पड़ा हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। परचेज किया था हम लोगों ने 4 लाख का, जिसमें 1,60,000 हमें 5 जुलाई को रिसीव हुआ फिजिकली, और 2,40,000 हमें रिसीव हो चुका था। सेल हम लोगों ने जो किया उसमें अप्रूवल बेसिस का 3,20,000 और नॉट अप्रूवल बेसिस का 10,40,000 का सेल हुआ। तो अप्रूवल बेसिस का आधा सेल रिटर्न हो गया है, आधा सेल जो है वो अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। और हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है यहाँ का, ठीक है, यहाँ का कैलकुलेट करने बोला है। और ये सभी इसी पीरियड में हुआ है। इस पीरियड के बाहर बस एक ही चीज हुआ है कि फिजिकली ये स्टॉक हमें इस दिन मिला है। सेल वैल्यू इनका है कॉस्ट के ऊपर 25%, और एक एबनॉर्मल आइटम सेल हुआ है, इसका मतलब जो डेटा बता रहा है कि सेल 1,20,000 का 1,20,000 में किया है 2,40,000 का। अब हमें निकालना है इस पीरियड का स्टॉक, तो मैंने बोला कि हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ओपनिंग मुझे पता है प्लस परचेज माइनस COGS करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 48 लाख का स्टॉक है ओपनिंग में, तो मैंने नॉर्मल में लिखा, टोटल में लिख दिया। परचेज हम लोगों ने कितना स्टॉक किया है, टोटल 4 लाख का, 4 लाख में से 1,60,000 फिजिकली अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, 2,40,000 हो गया, लेकिन हमें बोला है सिर्फ स्टॉक कैलकुलेट करके बताओ। तो फिजिकली हमें मिला या ना मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परचेज हुआ है तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मुझे 4 लाख का ही परचेज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हम 4 लाख का ही परचेज रिकॉर्ड किए, ये दोनों को टोटल करोगे तो 4 लाख ही होता है।
लेकिन इसमें एबनॉर्मल परचेज है और एक ऐसा परचेज है जो इन ट्रांजिट है, वो नॉर्मल वाला है। तो इन ट्रांजिट 1,60,000, नॉर्मल वाला इसको अलग से दिखा दिया, ठीक है, और एबनॉर्मल को अलग से। तो एबनॉर्मल क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि बोल रहा है कि 2,40,000 का कॉस्टिंग का जो स्टॉक था वो 1,20,000 में बिका। तो कोई चीज उसके कॉस्ट से भी कम में कब बिकता है, जब उसका पीएसएल, वो पीएसएल आइटम होता है या एबनॉर्मल आइटम होता है, तो इसीलिए उसको अलग से ट्रीट किया। अब क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी का हम लोगों ने भेजा था कंसाइनमेंट प्रोसेस में, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ बोला था, 2,40,000, ये देखो, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट 2,40,000 वेयर अनसोल्ड। तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉक है, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया कि मेरे पास टोटल अवेलेबल सेल इतना स्टॉक है। अब मैंने बेचा कितना है, मैंने टोटल 13,60,000 का स्टॉक बेचा है, जिसमें से अप्रूवल बेसिस में 3,20,000, लेकिन उसमें 1,60,000 रिटर्न, तो वो तो रिटर्न बोल के लेस होगा, और 1,60,000 का अप्रूवल नहीं आया, हम स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मुझे वो सेल भी कैंसिल करना है, मुझे पूरा 3,20,000 कैंसिल कर देना है, एक रिटर्न और एक नॉट अप्रूव्ड बोल के। तभी तो हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जिसका अप्रूवल नहीं है उसका प्रॉफिट तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गलत दिखेगा, ये मैंने तुम लोग को बताया था। ये नेट सेल। अब इसमें से नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल होगा। एबनॉर्मल सेल मुझे पता है 2,40,000 का चीज 1,20,000 में बेचना, तो अगर 1,20,000 एबनॉर्मल है तो नॉर्मल कितना है, माइनस करके निकाल लिया टोटल से, ठीक है। अब निकालेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, नॉर्मल सेल पे प्रॉफिट होता है 1/5, क्योंकि कॉस्ट पे 25% यानी 1/4, तो सेल पे 1/5। तो नॉर्मल सेल 9,20,000, 9,20,000 पे 1/5 लगा लिया, टोटल को इधर लिख लिया। अब 1,20,000 का सामान लॉस कितना हो रहा है, उस पे 2,40,000 में खरीदा था, तो 1,20,000 का लॉस हो रहा है। तो देखो, अगर हम लोग सेल के साथ लॉस ऐड करेंगे तभी कॉस्ट पता चलेगा, तो मैंने ऐड कर दिया। करने के बाद मेरे पास यहाँ पर सीओजीएस आ गया कि मैंने कितने का स्टॉक बेचा था, तो मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल था, मैंने इतना बेच दिया, तो मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है वो निकल के आ गया। बोलो, ये चीज समझ में आ गया? बोलो, हाँ बुझते मैम। फिर। अच्छा, हाँ मैम। ठीक है, देखने में बड़ा है, वैसा कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, बहुत सारा चीज है, ये बोल सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन समझने का कोशिश करोगे तो समझ में आने वाला चीज है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला चीज है। हाँ, अलग अलग वैरायटीज है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट बेसिस, वो सारा चीज दिया हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि फिजिकली स्टॉक वेरीफाइड जरूर हुआ है, बट हमें सिर्फ स्टॉक वेरिफिकेशन बोला है। अगर हमें बाई चांस बोल देता ना कि फिजिकली ही फिर से स्टॉक वेरीफाई करो, तब हमें क्या करना पड़ता पता है? तब तो देखो, फिजिकली स्टॉक वेरीफाई करके इनका जो निकला है वो वैसे भी सही है, लेकिन अगर हमें बोल देता तो जो इन ट्रांजिट वाला है ना, वो हम लोग फिर इंक्लूड नहीं कर सकते थे परचेज पे। अगर मुझे बोला जाता कि फिजिकली जो स्टॉक है उसी का कैलकुलेशन करो, तो फिर कंसाइनमेंट वाला भी नहीं ले सकते, क्योंकि कंसाइनमेंट वाला स्टॉक कंसाइनी के पास पड़ा हुआ होगा। तो अगर फिजिकल वेरिफिकेशन बोल देता तो फिर ट्रीटमेंट लेकिन पूरा अलग हो जाता, ठीक है। लेकिन जब बोलेगा सिर्फ डिटरमाइन द वैल्यू, तो फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं करने बोला है। अगर फिजिकली वेरिफिकेशन होगा तो फिर वो हमें डायरेक्टली बता देगा, फिजिकली वेरिफिकेशन करो। तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये कुछ एमसीक्यू कर ले, फिर उसके बाद नहीं, कितना क्वेश्चन बाकी है शायद, रुको, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बाकी है। इलास्ट्रेशन 8 हो गया, 9, 9 बाकी है, और 10 बाकी है, ठीक है। तो चलो पहले 10 कर लेते, फिर 9 कर लेंगे, फिर समय बचेगा तो एमसीक्यू भी करेंगे। इलास्ट्रेशन टेप देखते हो, बोल रहा है कि inventory taking for the year ended 31st March 2022 was completed by 10th April। तो किसी वजह से 31st March 22 का स्टॉक टेकिंग 10th अप्रैल को कंप्लीट हुआ। थर्टी फर्स्ट मार्च 22 का स्टॉक टेकिंग कब कंप्लीट हुआ? 10th अप्रैल 22 में कंप्लीट हुआ। द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक शोज अ इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000। तो यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू कितना दिख रहा है? 16,75,000।
एट कॉस्ट एज ऑन द कंप्लीशन डेट, मतलब जिस दिन ये कंप्लीट हुआ, एक मिनट, हाँ तो देखो बोल रहा है कि 16,75,000 इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट टेकिंग कंप्लीशन हुआ 10th अप्रैल को, आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब ये वाला, और जब तक इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीशन हुआ मतलब ये वाला डेट। अब देखो इस बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बोला होगा, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वेयर मेड फॉर 68,750, तो सेल्स कितना हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए 68,750। अब इस चीज को नेक्स्ट ईयर सेल क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो 31 मार्च 2022 के बाद तो नेक्स्ट ईयर चालू हो गया ना, तो ये सेल नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का सेल, बट ये कितने पीरियड का है, बस यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड का सेल हमें बताया है, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज ऐड कर दिया नेक्स्ट पीरियड, ये कोई मतलब नॉर्मल बात है, ये तो समझने वाला बात है, इसके लिए कुछ अलग मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 68,750 का जो सेल है वो दिख रहा है इस पीरियड में। प्रॉफिट मार्जिन 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट, तो इस सेल पे कितना इन्होंने प्रॉफिट कमाया है सॉरी 33.33% ऑन कॉस्ट, ठीक है। फिर बोल रहा है परचेज फॉर नेक्स्ट ईयर मतलब वही पीरियड का इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000 एट कॉस्टलेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। अच्छा तो परचेज है 90,000, कॉस्ट लेस 10% डिस्काउंट है, ठीक है। मतलब ये परचेस कैसे किया है इन्होंने, जो कॉस्ट था उस पे उनको डिस्काउंट मिला, मतलब सेलर ने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देने के बाद इनका परचेस का वैल्यू हुआ है 90,000, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेयर एडेड टू इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000, मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, ठीक है। बोल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में गुड्स वेयर एडेड टू इन्वेंट्री, बोल रहा है इन्वेंट्री में जो कुछ स्टॉक एडेड है जिसका मार्कअप, मार्कअप प्राइस मतलब सेल प्राइस होता है, कुछ नहीं, ठीक है, अलग कुछ नहीं। मार्कअप मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एडेड प्राइस है 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, मतलब पता है ये इतना चीज घुमा के बोल रहा है, ये इस बात का मतलब है कि 3,000 मेरा सेल्स रिटर्न है और कुछ नहीं, क्योंकि सेल्स रिटर्न सेल्स वैल्यू पे ही दिखाया जाता है कि कस्टमर ने मुझे इतने रुपए का सामान वापस कर दिया, तो वो मेरा सेल वैल्यू होता है, फिर हम चाहे तो उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं जरूरत पड़ा तो सेल्स वैल्यू तो सेल्स रिटर्न तो सेल्स वैल्यू पे ही दिखता है, तो इसलिए बोला मार्कअप प्राइस का मतलब प्रॉफिट लगा हुआ प्राइस 3,000 है जो कि मेरा सेल्स रिटर्न है, मतलब सिंपल मेरा इस पीरियड में सेल्स रिटर्न बोल के रिकॉर्ड कर लो 3,000। तो बस लैंग्वेज कुछ घुमा घुमा के क्वेश्चन का लेंथ इतना बड़ा कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। मतलब ये कुछ मतलब ऐसा बात नहीं मार्कअप प्राइस पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, जो बोल रहा है कि स्टॉक में कुछ स्टॉक एडेड है जिसका प्रॉफिट लगा हुआ प्राइस 3,000 है जो कि मेरा सेल्स रिटर्न था। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वेर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम, स्लो मूविंग का मतलब है पोर सेलिंग लाइन आइटम या एबनॉर्मल आइटम 11,250 विच शुड बी टेकन एज 5,250 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। अब बोल रहा है आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, जब इन्वेंट्री कैलकुलेशन हो गया तो ये पता चला कि वहां पर एक स्लो मूविंग आइटम है जिसका कॉस्ट है 11,250, तो इन्वेंट्री टेकिंग कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमारे पास एक स्लो मूविंग आइटम है, स्लो मूविंग आइटम SMI लिख दिया, ठीक है। स्लो मूविंग आइटम है कितने का है देखो, जिसका कॉस्ट है 11,250, 11,250 कॉस्ट है स्लो मूविंग आइटम का, विच शुड बी टेकन एट 5,250, जिसको इन्होंने 5,250 लिया है ताकि वो मतलब इसका कॉस्ट इन्होंने कितना कर दिया है, कॉस्ट इनका 5,250 हो गया है, तो कितना राइट ऑफ किया है ये बताओ, इसका कॉस्ट इन्होंने 5,250 कर दिया, इस बार लैंग्वेज घुमा के बोला है शुड बी टेकन एट 5,250, 11,250 का चीज 5,250 में लिया गया है, तो कितने से राइट ऑफ हुआ है बोलो, अरे बोलो। 11,250 জিনিসটাকে যদি আমি 5,250 কাউন্ট করছি তাহলে কত দিয়ে কম করেছি, ম্যাম 6,000 টাকা। তাহলে 6,000 টাকা হচ্ছে।
মাইনাস করলে যত হবে ততই 6000 से मैंने राइट ऑफ किया है, ठीक है, ताकि हम कोई एक इंटरेस्टेड कस्टमर है जिसको हम बेच पाएंगे, वो ले लेगा ये वाला सामान। फिर बोल रहा है ड्यू टू हेवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वेयर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। तो हम लोगों को किसी कस्टमर को कोई गुड सप्लाई करना था, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड हो गया तो वो सामान हमें डिलीवरी डेट के बाद मिला, मतलब हम लोगों ने जिस दिन डिलीवर करने का सोचा था कस्टमर के, हमें हमें ही बाद में मिला है, तो हम कस्टमर को कैसे डिलीवरी करें। तो एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी। अब कस्टमर बोल ही सकते हैं भाई मुझे नहीं लेना है, टाइम चला गया है। एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड 12,500, मतलब 15,500 का सामान। अब क्योंकि कस्टमर नहीं लिया तो अब उसका वैल्यू जो है हो गया है 12,500, मतलब किस वैल्यू उसका कम हो गया। क्यों कम हो गया? टाइम पे चीज नहीं दिया गया ना, तो फिर कस्टमर लेने से मना कर रहा है, तो अब वो कम में लेना चाह रहा है, तो हम लोग अगर देना चाहते हैं तो इतना प्राइस में हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक स्लो मूविंग आइटम हो गया ड्यू टू फ्लड, ठीक है। फ्लड के वजह से मेरा एक आइटम स्लो मूविंग हो गया, जिसका कॉस्ट है 15,500। ये देखो 15,500, जिसको हम लोग कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाए, तो वो बोल रहा है ये सामान को हम कितने में लेंगे, लेंगे तो 12,500 में लेंगे। तो सेल वैल्यू इसका मुझे कितना मानना पड़ेगा? 12,500। तो इसका राइट ऑफ वैल्यू कितना हो गया? इसको हम लोगों ने फिर कितने से कम कर दिया? 15,500 का सामान को अगर हम लोग 12,500 में बेच देंगे ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर कितने से राइट ऑफ किया? डिफरेंस कितने का आ गया? 3,000, ठीक है। compute the value of inventory for inclusion in the final accounts for the year ended 31st March 2022। तो यहाँ पर मुझे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बोला है, इसका मतलब मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं बोला है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? मुझे यहाँ पर आना है बैक में। तो हम ये क्लोजिंग स्टॉक है वैसे डेट के हिसाब से, लेकिन हम अगर इसको ओपनिंग स्टॉक मानते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, क्योंकि पीरियड ऐसा दिख रहा है, तो मेरा फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो मेरा इस ड्रॉ के हिसाब से क्लोजिंग 10 अप्रैल का है, तो मुझे ओपनिंग स्टॉक यानी मुझे ये निकालना चाहिए। वैसे है तो ये क्लोजिंग स्टॉक, बट कायदे से अगर देखा जाए तो इसको अगर हम ओपनिंग स्टॉक माने तो मेरा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस करने से ही मुझे आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक, फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सीओजीएस, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें भी नॉर्मल एबनॉर्मल मुझे रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर्स नॉर्मल। अब एबनॉर्मल का यहाँ पर दो कैटेगरी हो जाएगा, एक स्लो मूविंग और एक कर देते हैं डिफेक्टिव बोल के, ठीक है, मतलब फ्लड वाला डिफेक्टिव ये मान लेते हैं, और एक स्लो मूविंग ये वाला, ये वाला इसको डिफेक्टिव लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों ही एबनॉर्मल एबनॉर्मल लिखेंगे तो फिर ट्रीटमेंट सेम होगा बट कॉलम में समझ में नहीं आएगा, तो डिफेक्टिव कर देते हैं इसे, ठीक है। और इधर टोटल। तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक लिखना पड़ेगा हमें? क्लोजिंग मतलब मेरे हिसाब से ये वाला 10th अप्रैल 16,75,000। तो स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल 2022 टोटल 16,75,000, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मेरा जो एबनॉर्मल आइटम है वो कितने कितने का है? 11,250 का है एक, और एक है मेरा 15,500। तो 11,250 15,500, तो नॉर्मल कितना आएगा वो देख लेंगे, माइनस करोगे तो आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक। अब ऐड हो जाएगा इसमें सीओजीएस, ठीक है।
अब ये सब का वैल्यू लेकिन हम लोगों ने कम किया है, राइट ऑफ किया है, तो फिर एक्चुअल कॉस्ट भी पता करना पड़ेगा, तो राइट ऑफ वैल्यू को हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने 6000 से कम कर दिया है, इसका वैल्यू हम लोगों ने 3000 से कम कर दिया है, तब तो मुझे एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा ना। तो 9000 से कम हो जाएगा, मुझे जो स्टॉक पता करना है उस स्टॉक में वैल्यू को मुझे ये कम कर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये स्टॉक इतने इतने वैल्यू से कम हो जाने वाला है। अब ऐड करेंगे इसमें COGS, तो कैसे, सेल्स और उसमें प्रॉफिट लेस करने से, तो सेल्स कितना है 68,750, जिसमें से सेल्स रिटर्न भी है, नेट सेल्स रिटर्न 3000, तो नेट सेल्स 65,750। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट लेस करेंगे, तो कौन सा सामान बिका है, मेरा सिर्फ नॉर्मल सामान बिका है। प्रॉफिट कितना है 33.33%, का मतलब ही होता है 33 एंड 1/3%। क्यों? क्योंकि 33 एंड 1/3% मतलब कितना होता है 100/3%। तो देख लो 100/3% का मतलब ही होता है, ये देखो 100/3 कर लो, जितना भी आया 33.33%। 100/3% का मतलब 33.33%, क्योंकि परसेंट हम लोग लिख रहे हैं ना, तो 33.33% मतलब 1/3। तो इस पे प्रॉफिट 1/3 हो जाएगा, लेस कर देंगे प्रॉफिट 1/3। यहाँ जगह नहीं हुआ, थोड़ा जगह हो जाता तो बेटर होता, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, COGS ऐड कर देंगे। प्रॉफिट तो 33 एंड 1/3% अगर ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कितना होगा 1/4, तो 65,750 का 1/4, 16,438 कर देते हैं, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कहाँ, नॉर्मल सेल का है, तो प्रॉफिट हम लोग को, अच्छा हमें तो COGS लिखना होता है, तो माइनस कर देते हैं 65,750, तो 49,312, 312। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल स्टॉक अवेलेबल, टोटल स्टॉक अवेलेबल, अवेलेबल। ठीक है, 16,48,250, 15,98,937, ओ सॉरी 16,48,250 माइनस 49,312, तो 15, ओ सॉरी ये तो ऐड हो रहा है, माइनस कर दिया हम गलती से, ये तो COGS है, ऐड होगा, ऐड होने से 2,6,325,9, ये 17,916, 16,97562। अच्छा, अब जो स्लो मूविंग आइटम और डिफेक्टिव आइटम था, दोनों में से एक भी नहीं बिका, तो फिर वो दोनों का कॉस्ट कितना है, तो वैसे तो 11,250 था, 6000 से कम होने के बाद उसको हम लोगों ने कितना में ट्रीट कर लिया 5,250। ठीक है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो NRV लोअर है, तो NRV वाला कितने से रिकॉर्ड होगा 12,500। ठीक है, तो मेरा टोटल स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा 16,75,000 माइनस 9,000, ये राइट ऑफ होने वाला वैल्यू, और 49,312, 17,15,312, 17,15,312, ये आंसर हो रहा है। ठीक है, मतलब टोटल स्टॉक अवेलेबल। अब इसमें से लेस करना पड़ेगा, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस लेस होगा, तब जाके आंसर आ जाएगा। तो लेस करेंगे, तो परचेज, परचेज कितना है देखते हैं,
देखो परचेज है 90,000 और इसमें ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 10%। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% यानी 9। 9,000 हाँ तो फिर ये कितना आ जाएगा 80 9,000 माइनस হবে 81,000। 81। हाँ और ये टोटल वाले कॉलम में जाएगा और नॉर्मल वाले कॉलम में जाएगा। एबनॉर्मल का तो इससे कोई लेना देना है नहीं। अब ये माइनस करने से आ जाएगा स्टॉक एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022। तो कितना आ जाएगा माइनस करने से पता चलेगा। तो 81 माइनस होगा 16,97,562। तो ये लिखा हुआ है, पहले ये कर लेते हैं। 16,34,312 16,34 312 12 और ये तो जितना था उतना ही दिखेगा 5250 और 12,500 क्योंकि इसमें तो और कुछ ऐड नहीं हुआ। और ये 16,97,562 माइनस 49,312 16,48,250। नहीं माइनस गलत हो रहा है शायद 16,65,62 होना चाहिए 16,97 माइनस 81 16,65,62। हाँ मैंने एक जीरो कम लिख दिया था 562। तो ये आ गया ठीक है। तो ये हम एक बार फिर से बता देते हैं इसको भी। देखो यहाँ पर बोला है कि मेरा स्टॉक यहाँ पर काउंट होने वाला था बट किसी वजह से डिले हुआ, यहाँ पर काउंट हुआ। यहाँ पर काउंट हुए वाले जो स्टॉक दिख रहा है उसमें दो मेरा स्लो मूविंग आइटम आ गया, एक ड्यू टू फ्लड और एक नॉर्मल रीजन, मतलब जैसा होता है बिजनेस में। तो स्लो मूविंग आइटम दोनों का कॉस्ट कुछ इतना इतना था। अब दोनों का हम लोगों ने कितने कितने से कम किया वो नहीं बोल के क्वेश्चन ये बोल दिया है कि कम करने के बाद वो कितना हुआ। तो हम लोगों ने खुद निकाल लिया कि कितने से फिर कम हुआ होगा। अगर 11,250 का स्टॉक 5,250 हो गया 6,000 से कम हुआ है। 15,500 का स्टॉक अगर 12,500 हो रहा है तो 3,000 से कम हुआ है। हमें एक सेल्स रिटर्न बताया था, लैंग्वेज वहां पर हम क्लियर कर दिए कि सेल्स रिटर्न के लैंग्वेज को किस तरीके से इन्होंने लिखा था। सेल्स बता दिया, प्रॉफिट बता दिया, सेल पे परचेस कैसे हुआ है 10% डिस्काउंट से बता दिया। अब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो भी हम लोगों ने बता दिया। यहाँ पर बोल रहा है कि 31 मार्च 2022 का स्टॉक निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा इस डेट पे, सॉरी ये वाला। तो 16,75,000 ये तो टोटल है, टोटल पे लिख दिया। बट इसमें कुछ बाइफर्केशन, इसमें दो तरीके का स्लो मूविंग और एक नॉर्मल आइटम है। तो नॉर्मल आइटम इतना आ रहा है, स्लो मूविंग कितना कितना लिखेंगे। तो हम लोग उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखो अगर चाहो तो डायरेक्टली 5250 लिख देना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये दोनों में लोअर क्या है 5250, या फिर चाहो तो ये वाला लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग ये लाइन नहीं लिखेंगे, मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे यहां पर लिख देना डायरेक्टली ये 5250 और यहां पर लिख देना 12,500, फिर ये माइनस करके जितना। लेकिन उसमें क्या होगा प्रॉब्लम, ये जब करोगे ना तो फिर ये 1640 250 नहीं ला पाओगे, फिर उस पर अलग एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये 16,75,000 में ये स्टॉक कितने से इंक्लूडेड है 11,250 और 15,500 से इंक्लूडेड है। तो नॉर्मल वाले वैल्यू को निकालने के लिए मुझे इसमें से 11,250 और 15,500 ऐड करके लेस करने से तो ही मेरा 1648 आएगा। अगर तुम लोग 5250 और 12,500 को ऐड करके लेस करोगे फिर ये वाला डेटा बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि 16,75,000 में एबनॉर्मल स्टॉक अपने कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है, एनआरवी पे नहीं, ठीक है, कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे रिकॉर्डेड है। तो अगर तुम लोग वो वैल्यू लिख देते हो, ये लिखना नहीं चाहते हो कर सकते हो, बट जब इसमें लेस करोगे ना तब वो कॉस्ट वैल्यू लगा के ही लेस करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो अगर ये डायरेक्टली
करना चाहते हो तो भी तुम लोग को 11,250 15,500 को ही ऐड करके लेस करने से आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। बिकॉज 16,500,000 में मेरा कोई एबनॉर्मल स्टॉक इंक्लूडेड है बोला है, लेकिन कैसे इंक्लूडेड है, कॉस्ट में इंक्लूडेड है ये बोला है, ठीक है। तो इसीलिए कॉस्ट को ही ऐड करके लेस किया तो ये आ गया। लेकिन हमें तो पता है ना, इसको हम लोग 11,250 में नहीं दिखा सकते क्योंकि हम लोगों ने उसका वैल्यू कम कर दिया है 6,000 से, इसको 3,000 से, तो इसीलिए इसको एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया। अब ऐड होगा सीओजीएस। सीओजीएस सेल्स इतना था, सेल्स रिटर्न इतना था, प्रॉफिट दिखा दिया, फिर हम लोगों ने सेल्स से प्रॉफिट लेस करके लिख दिया कॉस्ट कितना है, सीओजीएस कितना है। तो फिर हम लोगों का स्टॉक प्लस सीओजीएस करके टोटल स्टॉक अवेलेबल आ गया। फिर लेस कर देंगे परचेस। परचेस कितना था 90,000, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट था 10%। तो देखो परचेस 90,000, ट्रेड डिस्काउंट कर दिया, फिर बाकी जो है लेस होना चाहिए था, लेस होके क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। मतलब बेसिकली स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 निकल के आ गया। बोलो ये क्लियर है? मैंने सेकेंड टाइम भी बता दिया, बोलो। और एक ही क्वेश्चन है लास्ट, इलास्ट्रेशन 9, बाकी हम लोग का सब एमसीक्यू और जो है क्या बोलते हैं उसे, ट्रू फॉल्स है। बोलो ये अगर समझ में आ गया तो फिर इलास्ट्रेशन 9 करेंगे। कुछ नहीं बोल रहे हो यानी समझ में आ गया है, ठीक है, अच्छा बात है। A trader prepared his accounts on 31st March each year. 31st March हर साल ये अपना अकाउंट्स बनाते हैं. Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible till 15th of April 2022, on which date total cost of goods in godown come to 50,000. तो 15th अप्रैल को इन्होंने अपना स्टॉक टेकिंग कंप्लीट किया, ठीक है। और 31st मार्च को होता है बट कर नहीं पाए, 31st मार्च की जगह 15th अप्रैल को कंप्लीट किया। उस दिन स्टॉक दिख रहा था 50,000 का। अच्छा फिर क्या बोला है, द फॉलोइंग फैक्ट्स वेर एस्टेब्लिश बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल। 31st मार्च और 15th अप्रैल के बीच में जो फैक्ट्स कंसिडर्ड हुए हैं, मतलब इसके बीच में, वो हमें बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है देखो, सेल्स हुआ है 41,000 इंक्लूडिंग कैश सेल 10,000, तो सेल्स हुआ है 41,000, ठीक है। अब एक चीज देखो, मेरा कैश सेल हो या क्रेडिट सेल, उससे मेरा क्या लेना देना, मुझे तो स्टॉक निकालना है। तो ये कैश सेल फालतू का दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, कैश परचेज फालतू का दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, हमें सिर्फ परचेज से लेना देना है। परचेज है 5034, ठीक है। कैश परचेज हुआ या क्रेडिट, स्टॉक में तो इंपैक्ट आएगा। सेल्स रिटर्न 1,000, सेल्स रिटर्न 1,000। फिर 15th मार्च, गुड्स ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ 10,000 वेर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न टू ए कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल, अप्रूविंग द रेस्ट। द कस्टमर वाज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल, ठीक है। तो 15th मार्च को, तो यहाँ पर लिखते हैं 15th ऑफ मार्च को, तो मतलब इसके पहले 15th ऑफ मार्च को कुछ हुआ है, बोल रहा है कि 15th ऑफ मार्च 10,000 का सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर को दिया गया था। 10,000 सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचा गया, सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है। फिर बोल रहा है द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक, 4 हफ्ता अप्रूवल का टाइम है। तो 4 हफ्ता 15th मार्च से 4 हफ्ता कितना समय होगा, तो 4 हफ्ते का मतलब कितना दिन होता है, 4 into 7 28 डेज होता है, ठीक है। तो 15th मार्च से 28 डेज कितना होगा, 31 माइनस 15 कर लो, तो ये हो गया 16 डेज। 16 डेज में कितना ऐड करने से 28 होगा, तो फिर इसमें अगर हम लोग 12 दिन ऐड करेंगे, ठीक है, तो मतलब 12 अप्रैल, ठीक है। तो 12 अप्रैल को इनको अप्रूवल देना है, तो अप्रूवल डेट है 12 अप्रैल, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया अप्रूवल डेट, मतलब यही लास्ट है, इसके अंदर ही इनको बताना है। अगर नहीं बता पाए तो फिर सेल मान लेंगे, और इसके पहले बता दिया तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। तो बोल रहा है द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। इन्होंने 10th अप्रैल में, मतलब इसके पहले ही इन्होंने रिटर्न किया है, 10th अप्रैल में इसमें से रिटर्न कर दिया। कितना स्टॉक रिटर्न कर दिया, 40%। तो 40% मतलब कितना होता है, 4,000। 4,000 स्टॉक रिटर्न कर दिया, 40% का स्टॉक, और 40% ऑफ द गुड्स, अप्रूविंग द रेस्ट, और बाकी लेने का बोल दिया, ठीक है। तो बाकी उसी दिन बोल दिया, बाकी मुझे लेना है।
60% यानी 6000 अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये रिटर्न कर दिया, ये अप्रूव्ड हो गया। अब अप्रूव किया तो सेल का बिल बनाना पड़ेगा। बिल कब बना है? 16 अप्रैल को। तो बिल बना है इसके जस्ट नेक्स्ट दिन 16 अप्रैल इस अप्रूव्ड स्टॉक का बिल बना है। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है द ट्रेडर हैज आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो इन्होंने 8000 का स्टॉक रिसीव किया है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का। ये कौन से डेट पे? ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च एंड अनदर 50% बाय 15 अप्रैल। अच्छा 8000 मार्च में रिसीव किया है, तो मतलब ये अगर मार्च है तो 8000 का स्टॉक रिसीव्ड हुआ था उनको। ठीक है, मतलब कंसाइनमेंट में उन्होंने दिया था तो उनको वापस दे दिया, नहीं बेच पाया होगा कंसाइनी एजेंट तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। इसमें से 20% 31 मार्च को बिक गया। इसमें से 20% यानी 1600 सोल्ड मार्च को ही हो गया, मतलब इस पीरियड में 31 मार्च के अंदर। और बोल रहा है एंड अनदर 50% 15 अप्रैल। और बाकी जो 50% है, बाकी 50%, अच्छा वैसे तो 80% हो रहा है, 20% बिका मार्च में, बच रहा है 80, उसका 50% होगा। तो मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा, इसमें जगह नहीं है। अनदर 50% बाय 15 अप्रैल दिस सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव सेल। और वो सेल को रिकॉर्ड भी इन्होंने नहीं किया है, वो डेटा लिख लेते हैं। लास्ट में बोला है गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो जीपी है 20% ऑन सेल। ठीक है, अब ये जो 8000 का स्टॉक है इसका हम कैलकुलेशन करके बताते हैं। यहाँ पर 8000 स्टॉक रिसिप्ट, 8000 का स्टॉक रिसिप्ट हुआ है मार्च में। 8000 also received goods costing 8000 in March for sale on consignment basis। 20%, इसका मतलब बाकी 80%। 20% of the goods sold by 31st March, 20% sold by 31st of March, मतलब 1600। और बाकी 80% 6400, उसका 50% 3200। 50% ऑफ 50% सोल्ड आउट हुआ है बाय 15 अप्रैल। ठीक है, और बोल रहा है कि दिस सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव सेल। ये सेल वहां इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन अबव सेल। ये दोनों सेल ही इंक्लूडेड नहीं है। अबव सेल का मतलब ये 41,000 में इंक्लूड नहीं है, ये बता रहा है। हमें करने क्या बोला है? सिर्फ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालने बोला है 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 31 मार्च 22 के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने बोला है, मतलब यहाँ का मुझे स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ का स्टॉक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसका मतलब मेरा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सीओजीएस करने से आता है क्लोजिंग। तो अगर ड्रॉ के हिसाब से देखें, मुझे क्लोजिंग पता है, मुझे परचेज पता है, सीओजीएस निकाल लेंगे, ओपनिंग निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये निकालने से हो जाएगा। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस प्लस परचेज करने से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वैसे तो ये क्लोजिंग स्टॉक ही है ना, हम लोग फॉर्मूले में उसको सोचेंगे ओपनिंग, वो बात अलग है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st of March 2022। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। तो सबसे पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक 15 अप्रैल का। तो स्टॉक एज ऑन स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल है 50,000 का। ठीक है,
अच्छा, मुझे उसमें अब ऐड करना पड़ेगा पर सीओजीएस, ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे सीओजीएस। तो सीओजीएस कितना हो जाएगा, तो देखो सेल्स है कितना 41,000, उसमें से पहले सेल्स रिटर्न लेस करेंगे तो सीओजीएस निकालेंगे सबसे पहले। नेट सेल्स तो 41,000 लेस रिटर्न 1,000, तो ये हो गया मेरा नेट सेल। इसमें से लेस कर देंगे जीपी, ठीक है, तो जीपी मुझे कितना बोला है, जीपी मुझे बोला है 20% ऑन सेल, तो 20% एट द रेट ऑफ 20%, मतलब 8,000। तो ये हम लोग का हो जाएगा 32,000, ठीक है। अच्छा, अब और क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग और एक सीओजीएस ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पर स्टॉक हमारा बिका है ना 3,200 और 1,600, तो कितना हो जाएगा 4,800, ठीक है। अब ये 4,800 का ये कॉस्ट ही दिख रहा है, देखो, क्योंकि ये 8,000 जो है ये मुझे कॉस्ट बताया गया था, ये देखो, इसमें मुझे प्रॉफिट लेस करने का जरूरत नहीं, कॉस्टिंग 8,000, फिर 8,000 का मैंने बाइफर्केशन किया और कितना सेल है वो निकाल लिया, बट ये सेल इंक्लूडेड नहीं है, तो ये मेरा सीओजीएस है 1,600 और 3,200, तो ये भी मेरा ऐड हो जाना चाहिए। और एक सीओजीएस है वो मेरा हो जाएगा 4,800, ठीक है, ये सीओजीएस के अंडर, तो मेरा सीओजीएस के अंडर आ जाएगा गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ऐसे कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस सेल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एक तो है मेरा 1,600 और एक है मेरा 3,200, तो 1,600 और 3,200, तो ये भी मेरा ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा सीओजीएस डायरेक्टली निकल के आ रहा है, तो मुझे इसमें से प्रॉफिट वगैरह कुछ लेस नहीं करना पड़ा। तो देखो यहाँ तक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक में सीओजीएस ऐड कर दिया, अब बस परचेज लेस करेंगे, तो परचेज लेस कर देते, पहले ये ऐड करके निकाल लेते कितना होता है, तो 50,000 32,000, तो 82,000 प्लस 4,800, 82,000 86,800, अगर नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा। अब लेस कर देते हैं इसमें से परचेज, परचेज, ठीक है, तो परचेज कितना होगा, परचेज कहाँ से कहाँ तक का लिखना है, यहां से लेके यहां तक का, तो कितना है 5034, तो एक तो हो जाएगा 5034, और कोई परचेज होगा, और एक परचेज हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि है मेरा एक परचेज हुआ था, देखते हैं यहाँ पर, जो कंसाइनमेंट वाला था ना वो कहाँ गया, ये अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट वाला मैंने कहाँ लिखा, 60%, ये तो अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट वाला कहाँ लिख दिया, दिख नहीं रहा है मुझे, यहाँ देख लेते एक बार। अच्छा, ये कंसाइनमेंट वाला ही था, ओ अच्छा, कंसाइनमेंट वाले का तो ट्रीटमेंट कर दिया मैंने, ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये अप्रूवल बेसिस वाला यहाँ पर था, ठीक है, तो इसका भी उसी तरीके से ही हो जाएगा, एक्चुअली इसका भी आंसर सेम ही आएगा, देखो बता देते हैं क्यों। ये अप्रूवल बेसिस का जो सेल था उसमें से मेरा 6,000 अप्रूव्ड हुआ है, तो 6,000 का सेल हुआ है, 6,000 का निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत डेटा लिख दिया मैंने, ये अप्रूवल बेसिस करके मैंने डायरेक्टली दिखा दिया, वैसे ये भी 4,800 ही आ रहा है, देख लो, ये 6,000 का अप्रूवल बेसिस का सेल था, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, वही 20%, तो 6,000 में 20% लेस कर दो, मतलब कितना हो गया 1,200, तो 6,000 में 1,200 लेस करने से मेरा कितना आ जाएगा 4,800, तो वही आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ये नॉर्मल सेल, ये अप्रूवल बेसिस का सेल, ठीक है। अब परचेज लेस करना पड़ेगा, तो परचेज लेस कर दिया, और जो कंसाइनमेंट का स्टॉक है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लेस अनसोल्ड स्टॉक आउट ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो कंसाइनमेंट में हम लोगों ने जो 8,000 का स्टॉक लिया उसमें से कितने का स्टॉक बिक गया, 3,000
200 और 1600, 4800 का बिक गया, ठीक है। तो 8000 में से 4800 बिक गया, तो फिर कितना बचेगा? 32, एक बार देख लेते हैं। 3200 प्लस 1600, 4800। अच्छा, तो फिर बचेगा कितना? 3200। अच्छा, इसमें भी तो मुझे प्रॉफिट चेक करना, मतलब ये मेरा स्टॉक, अच्छा एक सेकेंड, ये थोड़ा सा चेंज होगा, रुको, ये वाला थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर हमें बोला है कि कंसाइनमेंट का जो स्टॉक है वो हम लोग का 8000 का स्टॉक है, 8000 का स्टॉक रिसिव्ड हुआ है, ठीक है। अब इसमें से 31 मार्च, वो डेट भी तो देखना पड़ेगा, 31 मार्च को हम लोगों ने कितना बेच दिया है? 1600 का स्टॉक बेच दिया था। तो जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो ये 1600 का तो इम्पैक्ट आएगा नहीं, तो 8000 में से 1600 हटा देते तो बचा कितना? 6400। तो जो भी इम्पैक्ट आएगा 6400 पे आना चाहिए, 1600 से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जिसमें से हम लोगों का 50% सोल्ड आउट हो गया, तो 3200 बिक गया। तो अभी बचा हुआ फिर कितना है? 6400 में से 3200 चला गया, तो फिर 3200 ही बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, ये सोल्ड आउट कब हुआ है? सोल्ड आउट हुआ है 15 अप्रैल को, ठीक है, 15 अप्रैल को सोल्ड आउट हुआ है। तो फिर ये 15 अप्रैल को अगर सोल्ड आउट हुआ है तो यहाँ पर तो ये स्टॉक रहेगा, क्योंकि ये तो उसके बाद, ये इस पीरियड के बाद, तो ये भी इंक्लूड होना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। तो ये इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये जो सेल हुआ है 50%, वो हम लोग का सेल हुआ है 15 अप्रैल को। अच्छा, तो फिर इसका वैल्यू पूरा ही हम लोग का आ जाना चाहिए, तो ये कितना आएगा? हम एक बार ये लाइन देख लेते हैं यहाँ से। ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड ए गुड्स कॉस्टिंग 8000 इन मार्च, मार्च में रिसीव किया था, मार्च के कौन से डेट में वो नहीं बोला है, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अच्छा, कंसाइनमेंट बेसिस में बेचने के लिए इनको मिला है, फॉर सेल ऑन। अच्छा, अभी ये कंसाइनर नहीं है, वो लाइन मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, तो इनको बेचने के लिए स्टॉक मिला है, जिसमें से 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। 20% जो बिक गया वो तो गया, छोड़ो उस पे, अच्छा है, तो बाकी बचा 80%, यानी 6400, उसमें से 50% 15 अप्रैल को बिका, और दीज आर सेल्स नॉट इंक्लूडेड इन द अबव, वो सेल ऊपर इंक्लूड भी नहीं है। अच्छा बात है, हमें करना भी नीचे, क्योंकि हमें अपना स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो अगर हम लोग कंसाइनी है और हमें अपना स्टॉक कैलकुलेट करना है तो किसी और का स्टॉक तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, पहला बात है, ठीक है, किसी और का स्टॉक तो हमें काउंट करने का जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट फिर क्या देना पड़ेगा? तो ये देखो, हम लोग सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि जो बचा हुआ परसेंटेज फिर कितना हुआ? 20%, और इधर से 50%, तो फिर यहाँ बचा कितना? 50%, 80% में से 50% बिक गया, तो बचा कितना? 30%। तो ये 30% जो इनके पास पड़ा हुआ होगा स्टॉक जो बिक गया, वो तो हम लोग यहाँ काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो अपना स्टॉक काउंट करना है। तो जो 30% होगा, वो 30% स्टॉक को हमें क्या करना है? हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो मुझे लेस करके दिखा देना चाहिए, तो हम सीधा सीधा 8000 का 30% लेस करके दिखा देते, हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 8000 का जो 30% हमारे पास पड़ा हुआ है वो हम लोग लेस करके दिखा देंगे, जो कि 2400 होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार हम लोग कंसाइनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इनको मिला है कंसाइनी, ये कंसाइनी है क्योंकि इनको मिला है फॉर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इन्होंने किसी को दिया नहीं था, तो मैंने उल्टा पढ़ लिया था, नॉर्मली क्या होता है देते हैं, तो इसमें इनको मिला है, तो इनको मिला है तो ये क्या करेंगे? दूसरे का स्टॉक थोड़ी ना अपने यहाँ पर काउंट करेंगे, तो 79,366 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कंसाइनमेंट वाला बाकी सब ठीक है, हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस पीरियड से इस पीरियड में स्टॉक टेकिंग यहाँ होना चाहिए था, स्टॉक टेकिंग यहाँ हुआ 50,000, अब इसमें सेल हुआ 41,000, सेल्स रिटर्न परचेज, ठीक है। सेल अप्रूवल बेसिस पे सेल हुआ है मार्च में, जिसमें से रिटर्न हुआ और कुछ अप्रूव्ड हुआ, ठीक है।
और अप्रूव्ड जो है वो अप्रूवल डेट के पहले ही हुआ है तो सेल मानेंगे, और प्रॉफिट कितना है वो भी बता दिया। और कंसाइनी है ये जिनको इनको 8,000 का कंसाइनमेंट में स्टॉक रिसीव्ड हुआ था, जिसमें से 20% इन्होंने बेच दिया, और बाकी 80% में 50% इन्होंने क्या किया, बाकी 80% में 50% भी इन्होंने बेच दिया, तो बाकी कितना स्टॉक पड़ा हुआ होगा 30%। तो 30% जो है मतलब इसका 3 पार्ट होगा एक्चुअली 20 50 30 ऐसे कर सकते हो, 20 50 30 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके करोगे तो समझ जाओगे। ये कैलकुलेशन अगर हम लोग ना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम बोल रहे हैं। तो ये मेरा सोल्ड आउट हुआ है, ठीक है, ये मेरा सोल्ड हो गया है, और बाकी 50% भी मेरा सोल्ड आउट हुआ है, और बाकी 30% रह गया है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि वो दूसरे का स्टॉक है तो मेरे स्टॉक टेकिंग में हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो कंसाइनी है, तो मैंने हटा दिया 8,000 में से 30% सीधा सीधा हट गया, बिकॉज ये स्टॉक ये 8,000 कॉस्ट में दिख रहा था, ठीक है। अच्छा, और बाकी यहाँ पर जो सेल है तो सेल से रिटर्न लेस किया, प्रॉफिट लेस किया, सीओजीएस आ गया। एक तो सेल, ये वाले सेल का सीओजीएस आ गया, और अप्रूवल बेसिस का सेल बोल रहा है इसमें इंक्लूडेड नहीं था, तो जो रिटर्न हो गया वो तो सेल कैंसिल हो गया, तो अगर इंक्लूडेड ही नहीं है तो हमें एक्सक्लूड भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा सेल हुआ, ठीक है, उसका सीओजीएस तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो 6,000 का सीओजीएस मैंने रिकॉर्ड कर दिया 20% प्रॉफिट के साथ 4,800, तो इसका आंसर आ गया 79,366, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग था, मतलब मेरा थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गया 5th नंबर वाला, तो थोड़ा समय लग गया, अदरवाइज ठीक है, वैसा भी कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसमें हम लोग का बाकी रहा, जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि एमसीक्यू और ये ट्रू फॉल्स बाकी रह जाएगा, तो वही बाकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू करने के बाद हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही।